नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके जन्म व परिवार के संबंध में पहले हम जानकारी देख लें। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इनके जीवन के बारे में एक एक जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है समय के संबंध में। वरना उस समय में क्या होता था, कोई बच्चे पैदा होते थे तो उनके जन्म का समय या दिन क्लियर नहीं रहता था, किसी को भी स्पष्ट नहीं रहता था कि किस समय बच्चा जन्मा है या किस दिन बच्चा जन्मा है। किसी को याद ही नहीं रहता था, ध्यान नहीं रहता था। लेकिन इन्हें बहुत विशेष स्थान मिला था इस मसले में। देखें जरा, इसका कारण अभी स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। महादेवी वर्मा का जन्म 23 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों बाद या 7 पीढ़ियों बाद पहली पुत्री का जन्म हुआ था। फलतः दुनिया में इनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। इनके बाबू यानी दादा बांके बिहारी जी ने प्रेम से इनका नाम महादेवी रखा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थी। रामायण, गीता और विनय पत्रिका जैसी पुस्तकों का पाठ उनकी दिनचर्या का अंग था। संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। इसके विपरीत पिता गोविंद प्रसाद वर्मा नास्तिक थे, शिकार व पर्यटन के शौकीन थे, मांसाहारी व्यक्ति थे। लेकिन स्वभाव से वो हंसमुख थे, संगीत प्रेमी थे, देखने में सुंदर भी थे और विद्वान भी थे। सुमित्रानंदन पंत व निराला महादेवी के मानस बंधु रहे, यानी वे इन्हें अपनी बहन मानते थे और जीवन पर्यंत इनसे राखी बंधवाते रहे। इनकी शिक्षा के बारे में देख लें। इनकी शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत व चित्रकला की शिक्षा घर पर ही इनको दी गई। इनका बाल विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के बाद भी 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया। वहीं वे छात्रावास में रहने भी लगी। 1921 में इन्होंने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यहीं पर इन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत भी की। 7 वर्ष की अवस्था से ही वो कविता लिखने लगी थी। 1925 में मैट्रिक परीक्षा पास करने तक ये सफल कवयित्री के रूप में स्थापित हो चुकी थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होने लगी थी। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। 1932 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए पास किया, तब तक इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके थे और वो थे निहार तथा रश्मि। 1916 में मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया था। थोड़ी वैवाहिक जीवन पे इनकी चर्चा कर लेते हैं। बाल विवाह हो गया था इनका, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे स्वरूप नारायण जी। इन्होंने इंटर यानी 12वीं की कक्षा पास करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज से छात्रावास में वहां के छात्रावास में ये रहने लगे थे। महादेवी जी उस समय क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद की छात्रावास में रहती थी। उन्हें वैवाहिक जीवन से विरक्ति सी थी, मगर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई मतभेद या वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे। बहुत कहने पर भी, महादेवी वर्मा जी के बहुत कहने पर भी स्वरूप नारायण जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी का जीवन एक सन्यासिन का सा जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पे सोई और शीशा तक नहीं देखा, कभी शीशा नहीं देखा। 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। इनका कार्यक्षेत्र देख लें जरा। इनका कार्यक्षेत्र कौन कौन सा रहा है? लेखन, संपादन और अध्यापन। इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपने समय में यह कार्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। महिला विद्यापीठ में वे प्रधानाचार्य और कुलपति भी रही। 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग
विद्यापीठ में संपन्न हुआ। प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थीं। महात्मा गांधी का भी उन पर प्रभाव था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया अपने लिए और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? मीरा मंदिर। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कह दिया जाता है। जितने दिन वे यहाँ रहीं, इस छोटे से गांव में शिक्षा और विकास के लिए काम करती रहीं, विशेषतः महिलाओं के लिए। उनकी शिक्षा व विकास के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वे महिला मुक्तिवादी व समाज सुधारक रही हैं। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात्रि 9:30 बजे उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं जरा। इनके कविता संग्रह हैं निहार 1930 में ये प्रकाशित हुआ, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में, सप्तपर्णा 1959 में। सप्तपर्णा जो है अनूदित इनका संग्रह है, इसके बारे में हम अंत में जरूर चर्चा करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रहे बच्चों को तो अच्छा रहता है उनके लिए। प्रथम आयाम 1974 में और अग्निरेखा अंत में प्रकाशित हुआ। ये गद्य साहित्य इनका जो है, रेखा चित्र इनके अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ। संस्मरण में पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में, संस्मरण शीर्षक की संस्मरण है ये इसका 1983 में प्रकाशित हुआ। चुनिंदा भाषणों का भी संकलन है इनका, संभाषण शीर्षक से 1974 में ये प्रकाशित हुआ। निबंध जो है इनके जो प्रकाशित हुए निबंध संग्रह वो है श्रृंखला की कड़ियां शीर्षक से 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में ही प्रकाशित हुआ। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध इनके 1962 में प्रकाशित हुए हैं। संकल्पिता 1969 में, ललित निबंध क्षणदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इनकी कहानी गिल्लू बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बच्चे सर्च करके पढ़ें, बहुत मजा आने वाला है आपको। गिल्लू एक गिलहरी से संबंधित कहानी है, गिलहरी के बच्चे से संबंधित कहानी है। संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह है इनका हिमालय शीर्षक से 1963 में प्रकाशित हुआ। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद व साहित्यकार ये मासिक थी, इसकी संपादक भी रही हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा बच्चों के लिए। इनकी बाल साहित्य बाल कविताओं के 2 संकलन छपे हैं, ठाकुर जी भोले हैं शीर्षक से और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनके लेखन की विशेषताएं देख ली जाए जरा। आधुनिक गीत काव्य में महादेवी जी का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविता में प्रेम की पीर और भावों की तीव्रता वर्तमान होने के कारण भाव, भाषा और संगीत की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनके गीतों की वेदना, प्रणयानुभूति, करुणा और रहस्यवाद पाठकों को आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता इनकी लेखन की विशेषता है। उन्होंने चित्रकला में अधिक काम नहीं किया, चित्रकला भी की है लेकिन उसमें अधिक काम नहीं किया, फिर भी उनके चित्र धुंधले रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। उन्हें इनकी पुस्तक यामा व दीप शिखा में देखा जा सकता है। इसमें लेखों के साथ साथ चित्र भी अंकित हैं। इनके पुरस्कार व सम्मान हैं जो मिले हैं उन पे एक नजर डाल ली जाए। प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कृत व सम्मानित किया। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार इन्हें मिला है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वे 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई थी। 1956 में साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वो पहली महिला थीं। 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें नवाजा गया।
1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। नीरजा के लिए 1934 में इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार मिला। 1942 में स्मृति रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। यामा के लिए सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये ज्ञानपीठ। बच्चे नोट करें इस चीज को, सबसे ऊंचा साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ। ये पुरस्कार इन्हें यामा के लिए प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का भी निर्माण किया जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। देख लेना इसे सर्च करके, फिल्म ही तो है। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपए का युगल टिकट भी जारी किया। साहित्य में इनका योगदान देख लिया जाए जरा। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। जो भाषा आजकल हम किताबों में पढ़ते हैं उसे खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है। तो एक बहुत नई बनी हुई भाषा है, हिंदी और उर्दू नई बनी हुई भाषाएं हैं। तो वो उस समय कच्ची कच्ची सी थी, बन ही रही थी, उसका परिष्कार हो रहा था, यानी वो शुद्ध हो रही थी, शुद्ध रूप में आ रही थी और ये लेखक लोग उस पर काम कर रहे थे। उन्होंने हिंदी भाषा को ब्रज भाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भाषा, साहित्य, दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिसने आने वाली पीढ़ियों को गहरे तक प्रभावित किया है। उन्होंने अपने गीतों की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी, साथ ही प्रतीकों व बिंबों का ऐसा सुंदर व स्वाभाविक प्रयोग किया है जो पाठक के मन में चित्र सा खींच देता है। छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद पंत, महादेवी, निराला। तो छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अविस्मरणीय है, महत्वपूर्ण है। छायावादी काव्य को जहां प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने मुक्त छंद की अवतारणा की, पंत ने सुकोमल कला प्रदान की, वहीं छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी जी को प्राप्त है। भावनात्मक एवं अनुभूति की गहनता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावादी कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। हिंदी भाषी लोगों में वे अपने भाषणों के लिए सम्मानित हैं। उनके भाषण जन सामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण होते थे। वे दिल्ली में 1983 में आयोजित 30वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर उनके दिए गए भाषण में उनके ये सभी गुण परिलक्षित होते हैं। उनके गद्य लेखों में इतनी वैचारिक परिपक्वता है कि वो अपनी अलग पहचान बनाते हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली उनकी पैनी नजर, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरीह प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने जिस तरह से खींचे हैं वो पहली बार हिंदी साहित्य को मिले थे। मौलिक रचनाओं के अलावा उनका एक रूप सृजनात्मक अनुवादक का भी है, जिसके दर्शन उनके अनुवाद कृति सप्तपर्णा में होते हैं। मैंने ये बात आपको पहले सप्तपर्णा जब मेंशन की है उस समय बता दी थी कि मैं इसके बारे में अंत में आपको अलग से बताऊंगी। अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे उन्होंने वेद, रामायण, थेर गाथा तथा अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित कर 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद इस कृति में प्रस्तुत किया है। आरंभ के 61 पृष्ठीय अपनी बात में उन्होंने भारतीय मनीषा और साहित्य की इस अमूल्य धरोहर के संबंध में गहन शोधपूर्ण विमर्श किया है, जो केवल स्त्री लेखन को ही नहीं, हिंदी के समग्र चिंतन परक और ललित लेखन को समृद्ध करता है।
ऐसा नहीं कि उनकी लेखनी सिर्फ छायावाद की परिधि में ही सीमित रही, उन्होंने समसामयिक विषयों पे भी लिखा था। बंगाल के अकाल के समय इन्होंने काव्य संकलन प्रकाशित किया था अपना एक 1943 में, और इसमें बंग भूषत वंदना नाम से एक कविता लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का इन्होंने संपादन किया। यह संकलन जो है उनके युग बोध का प्रमाण है। महादेवी वर्मा जी के बारे में आज इतना ही। उनकी कविताएं आज मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी और काफी सारी कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगी। उससे अगले वीडियो में फिर हम सिलेबस में उनकी जो कविताएं हैं उनकी वाचन और व्याख्या पे आएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।